ठीक है, आज 9वीं का अध्याय चालू करते हैं। अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण। जैव विविधता एवं वर्गीकरण। जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो सबसे पहला देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जैव विविधता क्या होती है? जैसे पर्यावरण में पादप तथा जंतु दो जगतों में मुख्य रूप से दो जगतों में बांटा गया है। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। तो पादप जगत के अंतर्गत बहुत से जीव आते हैं, मतलब बहुत से पौधे आते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत बहुत से जीव आते हैं। तो इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? उनके लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। तो उन लक्षणों के आधार पर, तो लक्षणों के कारण उनमें विविधताएं मतलब भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन्हें भिन्नताओं के कारण जो समूह बनता है, मतलब जो भिन्नताओं के कारण बनता है समूह, उन्हें जैव विविधता कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई प्रकार के जीव के समूह दिखाई देते हैं। इन समूह के सदस्यों को और भी मतलब इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। मतलब इनके लक्षणों को देखते हुए इन्हें और छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। इन्हें एक साथ जैव विविधता कहते हैं। अब जैसे मान लो हम जैसे दो पौधे लेते हैं, कोई भी दो पौधे समान दिखने वाले, तो उनका अवलोकन करते हैं। तो दो पौधों का नाम ले लेते हैं। अब उन्हें किस प्रकार से हम उन्हें अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं? तो जैसे पहले तने की लंबाई। तो दो पौधे हैं, मान लो ये दो पौधे हैं। तो इनमें विभिन्नता कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हम इनके तने की लंबाई देखते हैं। इनसे हम इन दोनों को अलग दिखा सकते हैं। उसके बाद पत्तियों की संख्या, दोनों में पत्तियों की संख्या काउंट करेंगे। उनमें भिन्नता, उनके द्वारा हम भिन्नता उनमें देख सकते हैं। पत्तियों के आकार की वह आकृति, पत्तियां किस आकार की हैं, वह समान है या भिन्न है, इसके अनुसार। उसके बाद पत्तियों का रंग, पत्तियों के रंग के द्वारा भी हम इन्हें अलग कर सकते हैं। उसके बाद पत्तियों के किनारे, ये जो किनारे रहते हैं, ये कई पत्तियों में ये ऐसे कांटे की तरह निकले रहते हैं, रेशेदार ऐसे, और कई पत्तियों में नॉर्मल रहते हैं। तो इनके किनारों में भिन्नता के कारण भी इन्हें बताया जा सकता है। और सिरा विन्यास रहता है पत्तियों के अंदर। कई बार जाली जैसी संरचनाएं ऐसे पाई जाती है, जैसे पीपल के पत्ते में, कई में ऐसी नॉर्मल रहती हैं। ये सिरा विन्यास, इसके द्वारा भी हम इसे पहचान सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। विभिन्न मतलब अंतर इनमें बता सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मनुष्य का अवलोकन। मनुष्य का अवलोकन कैसे कर सकते हैं? अब इस क्रियाकलाप में कम से कम 10 बच्चों के समूह में करें। अब इसका अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन करने के लिए क्या करेंगे? विद्यार्थी का नाम, पहले 10 लोगों का नाम लिख लेंगे। फिर उनको अलग कैसे दिखाना है? तो उनके लंबाई, पहले लंबाई, तो हर पर बच्चे की अलग अलग लंबाई होगी, अलग अलग वजन होगा। उनका तर्जनी उंगली इससे कहा जाता है, फ्रंट वाले लाइन, अंगूठे के बाद वाले को तर्जनी उंगली। फिर अंगूठे का निशान, हमारा थंब अलग अलग पर आदमी का अलग अलग रहता है।
उसके बाद हथेली, हथेली की लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। हर आदमी की हथेली की लंबाई अलग अलग होती है, चौड़ाई भी अलग अलग होती है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं, ऐसी करके इनका अवलोकन कर सकते हैं। कौन कौन से लक्षण सभी के समान रूप से पाए, अब इस पर अवलोकन करते हैं तो प्रश्न उठता है कौन कौन से लक्षण सभी में समान रूप से पाए गए हैं। तो सभी में कौन कौन से लक्षण समान रूप से पाए गए हैं? सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख है, ये सब लक्षण समान होते हैं, लेकिन भिन्नता कैसे नहीं, किस कारण से? उनकी लंबाई, वजन, तर्जनी उंगली की लंबाई, अंगूठे की निशान, हथेली, इन द्वारा इनमें भिन्नता देख सकते हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों के समानताओं के साथ साथ उनमें अंतर भी पाया जाता है। जैसे मान लो जंतु जगत में बहुत सी जातियाँ स्थित है, उनमें समानताओं के साथ साथ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इन अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताओं के कारण इन एक ही जाति के सदस्यों को समान लक्षण होने पर भी व्यक्तिगत स्तर से पहचान पाते हैं। अब जैसे कुत्ता है और बिल्ली और बिल्ली, इनमें दिखते भी बहुत अधिकतर सेम ही रहते हैं, लेकिन इनमें बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। इन कारण इनको एक ही वो में रख सकते थे जगत में, मतलब नहीं फाइलम में, लेकिन ना ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनमें कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है, तो इन भिन्नताओं के कारण इन्हें अलग फाइलम में रखा जाता है, इनका फाइलम चेंज हो जाता है, इन्हें विभिन्नता कहते हैं। हमें किस विशेष क्षेत्र में नहीं, यदि उसके बाद देखते हैं वर्गीकरण की प्रक्रिया। हम रोज़ाना कई तरह की वस्तुएं अपनी आसपास देखते हैं। इन्हें विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अलग अलग समूह में भी बनाते हैं, जैसे रसोई घर का सामान, खेल से जुड़े सामान आदि। यहाँ कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उन्हें जैसे अब वस्तुएं दी गई हैं तो हम उन्हें बांटेंगे। जैसे प्लास्टिक का स्केल है, पुस्तक है, पेन है, परख नली। तो जैसे अब बांटते हैं तो लकड़ी की वस्तुएं के अंतर्गत क्या आएगा? अपना लकड़ी का गुटका आएगा, लकड़ी का गुटका आएगा, बल्ला आएगा, लकड़ी का स्केल आएगा। और खेलने के सामान में क्या आएगा? रबड़ की गेंद, परख नली, प्लास्टिक का स्केल, ये सब अलग में आते हैं। फिर आयताकार वस्तुओं में भी जैसे अपना आ गया लकड़ी, मतलब वो प्लास्टिक नहीं क्या है, लकड़ी का स्केल, यह आयताकार होता है, प्लास्टिक का स्केल, ये सब आते हैं। अब इन्हें देखते हैं आगे। समूह में समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। अब वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। पहले जैव विविधता के बारे में समझे, और वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। फिर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन, ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया, उन्हें समूह में बांटने का प्रयास किया। जंतुओं को या पादप जगत को उनके आवास के आधार पर, आवास मतलब रहने के स्थान के आधार पर उन्हें अलग अलग मतलब समूहों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इस आधार पर उन्होंने अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया। इस आधार पर उन्होंने जीवों को जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए, परंतु हमारे पास कुछ प्रयास के बारे में जानकारी उपलब्ध है। जैसे 1686 में जॉन रे ने पौधे के वर्गीकरण में पौधे का बाह्य लक्षणों के आधार पर बनाया। जॉन रे के बाद
कोलरस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक ने दुनिया भर में तमाम पौधों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर तथा मादा अंगों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर, जैसे कुछ पादपों में जैसे पादप हैं उनमें नर जनन अंग जैसे कई पौधों में उपस्थित होते हैं, कई पौधों में नहीं होते नर या मादा जनन अंग, तो उनके आधार पर, या कई पौधों में दोनों होते हैं मादा, लेकिन उनकी संख्या के आधार पर, जैसे कई में नर 2 नर 1 तो मादा जनन अंग 2, तो इनके आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया किसने? कैरोलस लिनियस ने। इसका विवरण उनकी 1735 में प्रकाशित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे, यह सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सही विकल्प में आता है कि कैरोलस लिनियस की मतलब प्रकाशित 1731 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? तो सिस्टेमा नेचुरे। इसमें उन्होंने इस के बारे में व्याख्या की है कि किस प्रकार से उन्हें, किस आधार पर उन्हें वर्गीकरण किया जा सकता है। लिनियस ने सजीवों के वर्गीकरण करने के लिए जंतु व वनस्पति के हजारों नमूनों को एकत्रित कर तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने बहुत से पौधों, जीवों को एकत्रित किया सामूहिक रूप से और उनमें विभिन्नताओं का अध्ययन किया। ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिससे जंतु व वनस्पति को प्रत्येक जाति को पृथक पृथक वर्गीकरण किया जा सके। उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया। जंतु व वनस्पति को शारीरिक विशेष के लिए लिनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था उसका समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर पड़ा। इस पद्धति के संपूर्ण जीव जगत को 2 जगतों में बांटा गया है। कैरोलस लिनियस ने इन्हें 2 भागों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला में अंतर्गत रखा जाता है। और श्रृंखला कैसी रहती है? रुकना। जैसे पहला आता है किंगडम मतलब जगत, पहला जगत। तो प्रत्येक जीवों को, जैसे मान लें मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य को कौन मतलब एक वो कैरोलस लिनियस ने एक श्रृंखला बनाई थी, तो पूरा लिख देता हूँ जगत। उसके बाद आता है संघ के बाद आता है वर्ग के बाद गण, फिर कुल, उसके बाद वंश और जाति प्रत्येक जीवों को इस श्रृंखला में उनके रहन सहन या लक्षणों के आधार पर या उनके विकास गुणों के आधार पर इन श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। जैसे मनुष्य, अब उदाहरण के तौर पर हम मनुष्य ले लेते हैं, तो वो कौन से जगत में आता है? एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में क्या रहता है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक अंतरपोषण विधि, मतलब बहुकोशिकीय जीव एनिमेलिया, मतलब ये एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले जीव बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब वह कोशिकाएं होती है जो वह पूर्ण विकसित होती है और उनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक, जैसे ये कोशिका है, मध्य केंद्रक है, तो इसके चारों तरफ कोशिका केंद्रक भित्ति पाई जाती है या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें सभी कोशिकांग कोशिका द्रव में ही तैरते रहते हैं। लेकिन यहाँ केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव मतलब कोशिका केंद्रक के बाहर कोशिका भित्ति के अंदर सभी स्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से विकसित रहती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे उनमें बाह्य पोषण होता है। बाह्य पोषण मतलब
वह अपना खाना बाहर से ही मतलब उनमें अंतर शोषण, पाचन, स्वांगीकरण, बहिष्करण सब बाहर से मतलब बाहरी से होता है। जैसे त्वचा में यहाँ से तो इनको खाना लेना तो यहाँ से अंदर लेंगे, फिर यहाँ से पाचन, बहिष्करण, यहाँ से बहिष्करण होगा यहीं से। तो यहाँ इनमें अंदर में मतलब यहाँ एक ही कोशिकाओं में सभी चीज़ होती है या अविकसित होती है। इन कारण इन्हें इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग गुण पाया जाता है। जैसे पाचन के लिए अलग, श्वसन के लिए अलग, स्वांगीकरण, बहिष्करण, यह प्रक्रिया को अलग अलग कोशिकाओं में होती है। अंतःग्रहण पोषण, यही बताया। अंतःग्रहण पोषण मतलब इनमें अंदर मतलब मुंह से, जैसे अब मनुष्य के बारे में ले ले तो हम खाना खाते हैं, फिर हमारे शरीर के अंदर सभी क्रियाएं होती है, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, सभी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। तो इस कारण हमारे में अंतःग्रहण पोषण होता है। अब संघ हम कौन से लेते हैं, कॉर्डेटा। हम किस संघ में आते हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा संघ में हमें किस कारण से रखा है, क्योंकि हमारे में कशेरुदंड पाया जाता है और जोड़ीदार उपांग, कशेरुदंड पाया जाता है, जोड़ीदार उपांग। अभी जैसे एनिमिलिया में आने वाले सभी जीवों में जोड़ीदार उपांग, जैसे मान लें खरगोश, तो खरगोश के दो पैर, दो हाथ, मतलब सामने के दो हाथ, मतलब दो जोड़ी पाद होते हैं और पीछे एक जोड़ी पाद होते हैं। मतलब सामने भी एक जोड़ी पाद, पीछे भी एक जोड़ी, दोनों मिला मतलब जोड़ीदार उपांग पाया जाता है। उपांग मतलब पाद, मतलब पैर। अब इन्हें संघ के बाद अब वर्ग, अलग वर्ग में, तो वर्ग कौन से, मैमेलिया में रखा गया है। मैमेलिया शरीर में रोए से ढका। जैसे मैमेलिया के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों के शरीर पर बाल होते हैं। जैसे हमें शरीर के चारों तरफ बाल होते हैं और बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। मैमेलिया के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में क्या रहता है, शरीर पर बाल, शरीर पर बाल तथा बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। बाह्य कर्ण मतलब ये पिन्ना को बोलते हैं, बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। बाह्य कर्ण मतलब पिन्ना, मतलब ये ऐसे करके बना रहता है, ये बाह्य कर्ण, ये कहलाता है पिन्ना या बाह्य कर्ण बोल सकते हैं इसको। अब वर्ग के बाद उसको क्या गण में बांटा गया है। तो गण कौन सा आता है, प्राइमेटस। मनुष्य कौन से गण में आता है, प्राइमेटस। इसको किस पर आधार पर, अंगूठे की स्थिति पर विपरीतता। जैसे हमारे एक पैर में विपरीत दिशा, मतलब अंगूठे की दिशा विपरीत होती है और दूसरे पैर में विपरीत। इस आधार पर अग्र व पश्चपाद में 5-5 उंगलियों के आधार पर, ये जैसे मनुष्य में क्या है, दोनों पंजों, प्रत्येक पंजों में 5-5 उंगलियां उपस्थित होती है। इनके आधार पर इन्हें प्राइमेटस गण में रखा गया है। कुल होमोनिडी। कुल कौन से कुल में रखा गया है, होमोनिडी। इन्हें होमोनिडी कुल में रखा है। क्योंकि इसमें द्विपाद चलन होता है। जैसे मनुष्य, हम दोनों पैरों से चलते हैं तो उनमें द्विपाद चलन होता है, इस कारण हमें होमोनिडिल कुल में रखा गया है। वंश, हम कौन, मतलब मनुष्य कौन से वंश में आता है, होमो वंश। यह सुविकसित मस्तिष्क के कारण हमें होमो वंश में रखा गया है। हमारा मस्तिष्क मतलब सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क हमारा होता है, इस कारण हमें होमो वंश में रखा गया है। जाति में कौन सी जाति में आता है, सेपियंस।
सेपियंस, होमो सेपियंस जाति हमारी सेपियंस कहलाती है। द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी। द्विजगत वर्गीकरण में मतलब या तो पादप जगत और जंतु जगत में कुछ कमियां थी, जैसे कि इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में समृद्ध किया था, परंतु कई ऐसे जीव थे जिनमें पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते थे। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, 2 जगतों में डिवाइड किया था, पादप जगत व जंतु जगत, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी थे जिनमें दोनों के गुण पाए जाते थे, पादप के भी और जंतुओं के, जैसे उदाहरण के तौर पर युगलिना। उदाहरण के तौर पर क्या लेते हैं, युगलिना। युगलिना यह एक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। युगलिना युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु तथा पादप दोनों के लक्षण मिलते हैं। यह एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। इस कारण इसे पादप वर्ग में भी रखा जा सकता है। और इनकी इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यह स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, विषमपोषी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। यह दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लिनियस की जानकारी के दायरे में कोशिका एवं उनकी आंतरिक संरचना के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। समय के साथ सूक्ष्मदर्शी अन्य यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे जीवों के विविधता और गहन अध्ययन संभव हुआ। अतः लिनियस जीवों की कोशिकाओं के आंतरिक संरचना को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे पाए। अब लिनियस के टाइम पे यह आविष्कार नहीं हुए थे, इस कारण वह उनके आंतरिक संरचनाओं के अनुसार वह वर्गीकरण नहीं कर पाए। जैसे जैसे कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी बढ़ती गई, नए जीवों का पता चलने लगा, वैसे वैसे वर्गीकरण के नए आधार मिलते गए। इसके साथ ही वर्गीकरण के नए तरीके भी खोजे गए। ऐसे कि ही एक वर्गीकरण 1969 में R.H. विक्टर ने दिया। विक्टर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में वर्गित किया गया। इस वर्गीकरण के मुख्य आधार थे केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के आधार। केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उनमें अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ पर बताए थे कि केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित होती हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित होती हैं। इनमें मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अपना कोशिकांग जैसे गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सब नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित होने के कारण इनमें जीवद्रव्य में संपूर्ण गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। संगठन का स्तर जैसे वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, इसके आधार पर विक्टर ने वर्गीकरण किया। पोषक प्राप्त करने की विधि वह स्वपोषी है या विषमपोषी है। स्वपोषी मतलब अभी बताएं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, विषमपोषी जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। उसके आधार पर विक्टर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया है। 5 जगत के बारे में जानते हैं। विक्टर का वर्गीकरण पूर्व पद्धति की अपेक्षा वर्गीकरण की 5 जगत की प्रणाली अधिक विकसित प्रतीत हुई। इनमें जीव जगत की विविधता पर अधिक बेहतर तरीके से विचार किया गया। इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखते हैं, जगत मोनेरा। मोनेरा
विक्टर ने इसको किसने प्रतिपादित किया? रुकना, उसका नाम लिख टेकर है, टेकर किया। 5 जगत, मतलब पहला है जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा अपना आता है जगत प्लांटी, पांचवा आता है जगत एनिमेलिया, कैरोलस लिनियस ने 2 जगतों में बांटा गया था, पादप जगत, जंतु जगत, लेकिन उनमें 2 ही भागों में जीवों या पादपों को 2 भाग में ही वर्गीकृत किया जा सकता था। इस कारण वह ज़्यादा विकसित, ज़्यादा प्रचार में नहीं आया। लेकिन व्हिटेकर ने 5 जगत, जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। किस आधार पर? पहला बताया गया था कि कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली मतलब नहीं केंद्रक झिल्ली उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, दूसरा संगठन या एक कोशिकी है या बहुकोशिकी के आधार पर, वह तीसरा स्वपोषी या विषमपोषी के आधार पर उन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेरा जगत, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, फिर चौथा जगत प्लांटी और 5वां जगत एनिमेलिया। अब देखते हैं आगे जाना पड़ेगा। से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सजीव के 2 भागों में बांट दिए गए। पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट, और इसको दूसरा यूकैरियोट। अब देखिए सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब एक अविकसित कोशिकाएं से होती है, यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं होती है। इसके अंदर क्या आता है? एक कोशिकीय जीव जो अक्सर अविकसित होते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या कौन कौन आता है? उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं अपना क्या आता है? जीवाणु। यह कोशिकाएं अविकसित होती हैं। ये इसमें मोनेरा जगत 5 जगतों में बांटा गया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के सभी जीव कौन से जगत में आते हैं? जगत मोनेरा। पहला था जगत मोनेरा, फिर दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई और चौथा जगत प्लांटी और 5वां जगत एनिमेलिया। तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले सभी जीव किस में आते हैं? जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब यूकैरियोटिक को देखते हैं। यूकैरियोटिक 2 भागों में बढ़ जाता है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी व बहुकोशिकी। एक कोशिकी के अंतर्गत आता है हम एक कोशिकी में जो जीव आते हैं यूकैरियोटिक मतलब एक कोशिकी में पूर्ण विकसित कोशिकाओं में जो जीव आते हैं उन्हें जगत प्रोटिस्टा में रखा जाता है। जगत
प्रोटिस्टा। उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, अमीबा। उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, अमीबा। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आने वाले सभी जीव जगत प्रोटिस्टा में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, अमीबा। बहुकोशिकीय जीव को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कोशिका भित्ति रहे सहित कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। दूसरे भाग कोशिका भित्ति रहित मतलब बहुकोशिकीय जीवों यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत विकसित कोशिकाओं में क्या है, एक कोशिकी बहुकोशिकी दो भागों में बांटा गया। अब एक कोशिकी में जितने भी जीव आते हैं वह क्या होते हैं, जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, अमीबा। और उसी प्रकार बहुकोशिकीय जीव इसमें दो भागों में बांट दिया है। पहला क्या है, कोशिका भित्ति सहित मतलब कोशिका के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है, और दूसरा कोशिका भित्ति रहित मतलब नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति सहित के इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। दूसरा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। अब तो कोशिका भित्ति सहित और रहित। तो कोशिका भित्ति सहित मतलब कोशिका के चारों तरफ भित्ति पाई जाती है। इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो ये सक्षम मतलब कर सकता है और अक्षम मतलब नहीं कर सकता। तो कौन कौन नहीं कर सकता, उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, फंजाई। फंजाई मतलब कवक, फंजाई कवक को फंजाई कहा जाता है, फंजाई। तो ये जगत फंजाई जो है, अब प्रोटिस्टा तक देख, कोशिका भित्ति सहित इन्हें दो भागों में प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम। ये उदाहरण के तौर पर क्या लिए हैं, फंजाई। तो जगत फंजाई। अब प्रोटिस्टा तक बांट लिए थे। पहला क्या था, जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा। अब उसके बाद आएगा जगत फंजाई, तीसरा आता है जगत फंजाई। तो इसके अंदर क्या आता है, राइजोपस। उदाहरण के तौर पर राइजोपस लेंगे यार, फंजाई ये जगत फंजाई है। प्रकाश संश्लेषण में जो असक्षम रहते हैं वह जगत फंजाई के अंतर्गत आते हैं। और उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम राइजोपस, राइजोपस उदाहरण के तौर पर। अब जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं तो इन्हें कौन से जगत में रखा जाता है, जगत प्लांटी। मतलब ये रहता है, पादप को बोल रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं, प्लांटी मतलब पादप। तो उदाहरण के तौर पर इसमें क्या रख सकते हैं आप, अपने जो हरे पेड़ पौधे कोई भी रख सकते हैं। तो हम नीम ले लेते हैं, कोई भी जो प्रकाश क्रिया करने में सक्षम हो उसे रख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। अब कोशिका भित्ति रहित मतलब कोशिका के चारों तरफ भित्ति नहीं पाई जाती, जैसे एनिमेलिया। एनिमेलिया कौन सी जगह, लास्ट जगत है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं मनुष्य। अभी शुरुआत में ही बताया था श्रृंखला में वर्गीकृत करके। तो पहला मछली और मनुष्य, इसके अंदर दो उदाहरण में ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोशिका भित्ति रहित मतलब मनुष्यों में जो कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इन्हें एनिमेलिया में रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में
इन सभी 5 जगतों में बांटा गया है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सागर एक बड़ा